अखिलेश यादव से मेरी मुलाकात हुई थी, 2-2.5 घंटे मेरी बात हुई थी। तो उस समय यह जो अखिलेश यादव हैं, इन्होंने सुनाया कि इनके घर राजदीप सरदेसाई कोई पत्रकार आया था। तो उसने जब अखिलेश की बेटी से पूछा, अखिलेश जी की बेटी से, क्या खाना फेवरेट है तुम्हारा, उसने किसी इटालियन फ्रेंच डिश का नाम ले लिया। तो राजदीप सरदेसाई ने कहा कि अच्छा, अब यादवों के बच्चों का भी फेवरेट खाना ये होता है। अखिलेश यादव जी ने मुझे खुद ये किस्सा जब सुनाया अपने ऑफिस में, मैंने उनको बता दिया कि भैया ये बात है, सब आपको टोटी चोर लिख रहे हैं। जिनको आपने यश भारती दिया, जो पूरी ज़िंदगी 1-2 लाख रुपया पेंशन उठाएंगे, फिर भी ये सुधरने वाले नहीं हैं। इनको लगता है कि ब्राह्मण इनको वोट दे देगा। अभी तेजस्वी यादव बिहार में परशुराम जयंती थी, भूमिहारों से माफ़ी मांग रहे थे गलतियों की। अरे बेशर्म आदमी, तुम लालू यादव के बेटे हो, शर्म करो। लालू यादव ने हम लोगों के मुंह में जुबान दी है। लालू यादव हमारे नायक हैं। मेरी फेसबुक प्रोफाइल में लालू यादव की फ़ोटो साल में 3 महीने ज़रूर लगती है। लालू यादव की बेटे हो। लालू यादव ने सामाजिक न्याय करके इन भूमिहारों का दमन किया था और हमारे मुंह में ज़बान दिया, हमारे हाथ में कलम दिया, बिहार में हमको जीने का अधिकार दिया। उस लालू यादव का नाम इस तरह से ख़राब मत करो कि भूमिहारों के पैर पे चंद वोट के लिए गिरा रहे हो। भूमिहार अगर वोट देगा तो बीजेपी को देगा, भूमिहार वोट देगा कांग्रेस को वोट देगा, किसी यादव को वोट नहीं देगा। इस मुगालते में तेजस्वी भी है, इस मुगालते में अखिलेश यादव भी हैं कि ब्राह्मण उनको वोट देगा। आप जातिवादी? बिल्कुल, हम जातिवादी हैं। अगर जाति उत्पीड़न की बात करना जातिवादी होना है तो मुझे स्वीकार है। अगर जाति के आधार पे भागीदारी की बात करना जातिवादी होना है तो हम बिल्कुल जातिवादी हैं और हर आदमी को जातिवादी होना चाहिए। हम अगर अपने समाज की बात नहीं करेंगे, मैं अगर कोट पैंट पहन रहा हूं तो मैं अगर ये चाहूं कि मेरे समाज का आदमी भी कोट पैंट पहने, यह कहना अगर जातिवादी है तो हम हैं जातिवादी। बाबा साहब भी जातिवादी थे। बाबा साहब अगर जातिवादी नहीं होते, जो परिभाषा एक समान मीडिया में है, अगर बाबा साहब जातिवादी नहीं होते तो जैसे मेरे दादा भैंस चरा रहे थे वैसे हम भी भैंस चरा रहे होते। तो हम चाहते हैं कि हम इतने जातिवादी हो जाएं कि हमारे समाज का हर आदमी कोट पैंट पहने और हम जातिवादी का तमगा लिए शान से घूमते रहें। इस देश के पूरे दलितों पिछड़ों का सर उन्होंने उस दिन शर्म से परशुराम जयंती के दिन झुका दिया जिस दिन उन्होंने भूमिहारों से माफ़ी मांग ली। नाचें अब भूमिहारों का वोट लेके, लेकिन जो सम्मान लालू प्रसाद जी का था, जो सम्मान लालू यादव जी का था, उस सम्मान को गिराने का काम, हम लोगों का नाक नीचे करने का काम तेजस्वी जी ने यह बोलकर किया है कि हम भूमिहारों से उन्होंने जो माफ़ी मांगी है। हमारा समाज, हम लालू यादव हमारे नायक हैं। लालू यादव कभी नहीं झुके भूमिहारों के सामने। हमने भूमिहारों के सामने ताल ठोकना लालू यादव से सीखा है। तो इस बेशर्म, इसको कौन सिखाए, कौन समझाए इन लोगों को, तेजस्वी को, तेज प्रताप को, अखिलेश को, इन लोगों को कौन समझाए? इनको लगता है ब्राह्मण वोट देगा। जिनके गले में हरिया था, जिनके कमर में झाड़ू थी, अब वापस उनके गले में हरिया लटकाने का इंतजाम किया जाए। नरेंद्र मोदी अभी संभव नहीं है। भारत का संविधान रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है। अब यही पॉसिबल है और वह वक्त आ गया है। आरएसएस कितना कार्यक्रम चला रहा है कि एक दुसाध, चमार, धोबी, भंगी, मेहतर, इसकी शादी ब्राह्मण से, उसके लिए कौन सा कार्यक्रम चला है। मूछ भी नहीं रख सकते, तब हमको घोड़ी पे भी नहीं चढ़ने दिया जाएगा आम दिनों में। वैसे अगर मुसलमान से लड़ा ना हो तो हम जो है हिंदू हो जाते हैं। सबसे अधिक भेदभाव आज के समय में वहाँ है जिसको कहा जाता है शिक्षा ग्रहण करने का संस्थान। सबसे अधिक भेदभाव विश्वविद्यालय में है। बम्बई जैसे शहर में जाति के नाम पर अपार्टमेंट और कॉलोनियाँ बनी हुई हैं। कहाँ जाति नहीं है? बिहार में ब्राह्मण भूमिहार कॉलेजिएट स्कूल है, मुजफ्फरपुर में है। देश में सरकारी संपत्तियां बिक रही है, सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में सब कुछ जा रहा है, रिजर्वेशन नहीं आ रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। और कुछ जो सरकारी नौकरियां हैं उसकी वैकेंसी आती है, पेपर लीक हो जाता है या सीटें बिक जाती है। पहले बात करेंगे इसी मुद्दे पे। डॉक्टर ओम सुधा हैं, परिसंघ के राष्ट्रीय महासचिव हैं। ओम सुधा जी, सरकारी नौकरियां ख़त्म हो रही है, सब कुछ बिक रहा है, एयरपोर्ट से लेके हर चीज़, पवन हंस भी बिक गया, क्या बचा देश में? देखिए, इस देश की जो सरकार है, मोदी जी की सरकार है, यह तो यही सोचकर ही आई थी कि इस देश में कैसे जो भारतीय संविधान से जो हक मिला था, दलितों, पिछड़ों को, आदिवासियों को जो भागीदारी मिली थी, जिसकी वजह से वो अपलिफ्ट कर पाए, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, यही सोचकर ही यह सरकार आई थी। जब पिछली बार यह सरकार आई थी तो उन्होंने विनिवेश के माध्यम से एक अलग मंत्रालय ही बना दिया था, विनिवेश मंत्रालय, और विनिवेश करके
विकास के नाम पर उन्होंने ख़त्म कर दिया, प्राइवेट कंपनियों को ख़त्म करने की शुरुआत की, प्राइवेट सरकारी कंपनियों को ख़त्म करने की शुरुआत की। अब यह जो 2014 में यह जो सरकार आई है, यह प्रचंड बहुमत के साथ आई, फिर 2019 में भी आ गए। अब जब आए तो इनको अब असली समय लग रहा है, चूँकि ये मनुस्मृति की परंपरा वाले लोग हैं, मनुस्मृति की परंपरा वाले लोग हैं, तो इसलिए इनको अब लगता है कि इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था कि जिनके गले में हरिया था, जिनके कमर में झाड़ू थी, अब वापस उनके गले में हरिया लटकाने का इंतज़ाम किया जाए, उनके कमर में झाड़ू लटकाने का इंतज़ाम किया जाए। उनको सबसे आइडियल समय लग रहा है। आरएसएस और बीजेपी को नरेंद्र मोदी अभी संभव नहीं है, भारत का संविधान रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है। अब यही पॉसिबल है और वह वक्त आ गया है। आप यह बताइए, मेरे दादा भैंस चराते थे और हम कोट पैंट पहनते हैं और यह सब आरक्षण की वजह से संभव हुआ। आज भी परिस्थिति नहीं बदली है, हमें उस तरह से भागीदारी नहीं मिली है। अब वापस अगर आज भी बहुत सारे दलित हैं। वापस अगर सरकारी नौकरी खत्म हो जाती है, हमारे बच्चे क्या करेंगे? क्या करेंगे हमारे बच्चे? सेल्समैन बनेंगे, बैंक का जो एटीएम है उसके बाहर जो है गार्ड की नौकरी करेंगे, क्या करेंगे? या नुक्कड़ पे चाय दुकान खोलेंगे। यानी कि वापस हमारे गले में तो हरिया और कमर में झाड़ू टांगने का इंतजाम हो गया ना, इसी को तो कहते हैं। आपको क्या लगता है कि आज के समय में भेदभाव नहीं है? आप सबसे अधिक भेदभाव आज के समय में वहाँ है जिसको कहा जाता है शिक्षा ग्रहण करने का संस्थान। सबसे अधिक भेदभाव विश्वविद्यालय में है। बम्बई जैसे शहर में जाति के नाम पर अपार्टमेंट और कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, कहाँ जाति नहीं है? बिहार में ब्राह्मण भूमिहार कॉलेजिएट स्कूल है, मुजफ्फरपुर में है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो समय नहीं है? आज की तारीख में अगर इस देश के पीएमओ में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में अगर 225 सचिव होते हैं, उसमें एक भी दलित नहीं है, तो इसका क्या मतलब? दलित है पीएमओ में, क्या कर रहा है दलित? झाड़ू लगा रहा है, पोछा कर रहा है, टॉयलेट साफ कर रहा है। तो फिर मनुस्मृति कहते किसको हैं? आईएएस बने हुए हैं ब्राह्मण, सवर्ण, देश चला रहे हैं ब्राह्मण और सवर्ण, साफ सफाई का काम कर रहा है ठेके पे बैठा हुआ मजदूर दलित। इसका क्या मतलब है कि हमारे गले में फिर से हरिया लटका दिया गया है और हमारे गले में झाड़ू टांग दिया। हमारे लोग जिनको बोल रहे हैं आप दलित समाज को या पिछड़े, वही तो कह रहे हैं जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? वो खुश हैं इसी से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भारतीय समाज एशिया का एक ऐसा देश है जहां बौनों की प्रजाति निवास करती है जिनका ठीक से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाया है। इसका मतलब है इस देश के लोगों का जिनका ठीक से शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाया है, वो विकास की प्रक्रिया में जो पीछे रह गए, उनको धर्म के नाम पर बरगलाना बहुत आसान है। सबसे दिलचस्प ये है कि ये लोग जो दलितों को कह देते हैं हिंदू हैं, तो मेरा तो सवाल मोहन भागवत से, मोहन भागवत बताओ, अगर हम भी हिंदू हैं, हम यानी दलित, इस देश का दलित भी हिंदू है, तो 100 साल में आज तक आरएसएस का चीफ कोई दलित क्यों नहीं बना? तो महिला भी नहीं बनी। मैं बतौर मेरी जो पोजीशन है, जहां मैं स्टैंड कर रहा हूं, मैं वहां से सवाल कर रहा हूं कि अगर कोई दलित आज तक 100 साल में आरएसएस का चीफ नहीं बना, तो दलित हिंदू कैसे हुआ? हम कैसे हिंदू हुए? मोहन भागवत तुम बताओ। मैं मोहन भागवत से यह भी पूछना चाहता हूँ, आरएसएस कितना कार्यक्रम चला रहा है कि एक दुसाध, चमार, धोबी, भंगी, मेहतर, इसकी शादी ब्राह्मण से, उसके लिए कौन सा कार्यक्रम चला है? सार्वजनिक रूप से यही बोल दो तुम मोहन भागवत, ये भी बोलने की हिम्मत नहीं है। तो सब हिंदू कैसे हुए? सब हिंदू तो नहीं। हाँ, मुसलमान से लड़ाना हुआ, दंगा कराना हुआ तो दलित हिंदू हो जाता है, नहीं तो हम छोटी जात, हम नीची जात, हम घटिया लोग। तो यज्ञ में भी जाने नहीं दिया जाता। हाँ, यज्ञ, और तब हम ऊँच भी नहीं रख सकते, तब हमको घोड़ी पे भी नहीं चढ़ने दिया जाएगा आम दिनों में। वैसे अगर मुसलमान से लड़ाना हो तो हम जो है हिंदू हो जाते हैं। यह जो हम लोगों को ठगने का काम मोहन भागवत कर रहा है, यह जो हम लोगों को बरगलाने का काम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस कर रहा है, हम मोहन भागवत के इस खेल को समझते हैं। इस देश का हर अम्बेडकरवादी अब इस खेल को समझने लगा है। आप गौर करिएगा वेद जी, क्या कारण है आज इस देश में कांग्रेस पिछड़ गई, सरकार से नहीं लड़ पा रही है, कम्युनिस्ट खत्म हो गए, मुसलमान नहीं लड़ पा रहा है, ओबीसी कांवर ढोने में लगा। इस देश में कौन लड़ रहा है? इस फासिस्ट आरएसएस और हिंदूवादी सरकार से इस देश का अम्बेडकरवादी लड़ रहा है।
2014 से लेकर आज तक इस देश में इस सरकार से ईमानदारी से लड़ने का काम और इनको टक्कर देने का काम सिर्फ अम्बेडकरवादी कर रहा है। एक उदाहरण के तौर पे आप 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन देख लीजिए। 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस देश में इस फासिस्ट जातिवादी हिंदूवादी सरकार से लड़ने का काम सिर्फ इस देश का अम्बेडकरवादी। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, इस देश का कॉलेज होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हिंदू कॉलेज। तो हिंदू के नाम पे कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम के नाम पर भी यूनिवर्सिटी है, तो ये सही है? देखिए, यह जो धर्म का खेल है, यह चाहे हिंदू करे या मुसलमान करे, यह धर्म का खेल बीजेपी को मजबूत बनाता है। इस धर्म के खेल से हमें बचना होगा। आज जो सबसे बड़ी साजिश है हमारे खिलाफ, हमें इस धर्म के चर्चा को छोड़कर उस साजिश पे बात करना पड़ेगा। यह जो निजीकरण का यह अच्छा, कुछ बहुजन समाज के जो नेता हैं वो भी वही राह पे चल रहे हैं, जैसे परशुराम जयंती मनाना, बिल्कुल पूजा पाठ यज्ञ कराना। देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैं अखिलेश यादव से मेरी मुलाकात हुई थी, 2-2.5 घंटे मेरी बात हुई थी। तो उस समय अखिलेश यादव ने सुनाया कि राजदीप सरदेसाई एक कोई पत्रकार है। अरे बड़ा नाम है। हाँ, तो मुझे तो नहीं पता। मैं तो शंभू को जानता हूँ, वेद प्रकाश को जानता हूँ, गजेंद्र को जानता हूँ, मीना कोतवाल को जानता हूँ, बबीता को जानता हूँ, सुमित चौहान को जानता हूँ। कौन है राजदीप सरदेसाई, मैं नहीं जानता। यह जो अखिलेश यादव हैं, इन्होंने सुनाया कि इनके घर राजदीप सरदेसाई कोई पत्रकार आया था। तो उसने जब अखिलेश की बेटी से पूछा, अखिलेश जी की बेटी से, क्या खाना फेवरेट है तुम्हारा, उसने किसी इटालियन फ्रेंच डिश का नाम ले लिया। तो राजदीप सरदेसाई ने कहा कि अच्छा, अब यादवों के बच्चों का भी फेवरेट खाना ये होता है। अखिलेश यादव जी ने मुझे खुद ये किस्सा जब सुनाया अपने ऑफिस में, तब मैंने कहा कि अखिलेश जी, आपको क्या लगता है कि ये जो पत्रकार हैं जाति से उठे हुए हैं? जब मनोहर पर्रिकर गोवा का मुख्यमंत्री बना था तो राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया था, प्राउड टू बी सारस्वत ब्राह्मण। ये जातिवादी लोग हैं, ये जो प्रोग्रेसिव दिखते हैं, ये ज़्यादा खतरनाक जातिवादी लोग हैं, इनसे बचना होगा। तब अखिलेश जी को तब भी समझ में नहीं आया। हमने उनसे कहा, अखिलेश जी से, आपने अपने कार्यकाल में जितने लोगों को यश भारती सम्मान दिया, जिनको लाखों रुपये महीने मिलते हैं, सबका फेसबुक ट्विटर अकाउंट उठा के देख लीजिए, एक भी ऐसा उसमें से नहीं होगा जो आगे भी नहीं सुधरेंगे, जो आपको टोटी चोर नहीं लिखा। हमने अखिलेश को कहा तो उनका चेहरा सूख गया। तो मेरे साथ जो थे उन्होंने मेरा पैर दबाया कि ये थोड़ा करवा था लेकिन सच था। मैंने उनको बता दिया कि भैया ये बात है, सब आपको टोटी चोर लिख रहे हैं। जिनको आपने यश भारती दिया, जो पूरी ज़िंदगी 1-2 लाख रुपया पेंशन उठाएंगे, फिर भी ये सुधरने वाले नहीं हैं। इनको लगता है कि ब्राह्मण इनको वोट दे देगा। अभी तेजस्वी यादव बिहार में परशुराम जयंती थी, भूमिहारों से माफ़ी मांग रहे थे गलतियों की। अरे बेशर्म आदमी, तुम लालू यादव के बेटे हो, शर्म करो। लालू यादव ने हम लोगों के मुंह में जुबान दी है। लालू यादव हमारे नायक हैं। मेरी फेसबुक प्रोफाइल में लालू यादव की फ़ोटो साल में 3 महीने ज़रूर लगती है। लालू यादव की बेटे हो। लालू यादव ने सामाजिक न्याय करके इन भूमिहारों का दमन किया था और हमारे मुंह में जबान दिया, हमारे हाथ में कलम दिया, बिहार में हमको जीने का अधिकार दिया। उस लालू यादव का नाम इस तरह से ख़राब मत करो कि भूमिहारों के पैर पे चंद वोट के लिए गिरा रहे हो। भूमिहार अगर वोट देगा तो बीजेपी को देगा, भूमिहार वोट देगा कांग्रेस को वोट देगा, किसी यादव को वोट नहीं देगा। इस मुगालते में जातिवादी भी है, इस मुगालते में अखिलेश यादव भी हैं कि ब्राह्मण उनको वोट देगा। आप जातिवादी? बिल्कुल, हम जातिवादी हैं। अगर जाति उत्पीड़न की बात करना जातिवादी होना है तो मुझे स्वीकार है। अगर जाति के आधार पे भागीदारी की बात करना जातिवादी होना है तो हम बिल्कुल जातिवादी हैं और हर आदमी को जातिवादी होना चाहिए। हम अगर अपने समाज की बात नहीं करेंगे, मैं अगर कोट पैंट पहन रहा हूं तो मैं अगर ये चाहूं कि मेरे समाज का आदमी भी कोट पैंट पहने, यह कहना अगर जातिवादी है तो हम हैं जातिवादी। बाबा साहब भी जातिवादी थे। बाबा साहब अगर जातिवादी नहीं होते, जो परिभाषा एक समान मीडिया में है, अगर बाबा साहब जातिवादी नहीं होते तो जैसे मेरे दादा भैंस चरा रहे थे वैसे हम भी भैंस चरा रहे होते। तो हम चाहते हैं कि हम इतने जातिवादी हो जाएं कि हमारे समाज का हर आदमी कोट पैंट पहने और हम जातिवादी का तमगा लिए शान से घूमते रहें। आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव को भूमिहार वोट नहीं देगा, वहाँ बोचा वोट उठ दिया, जिता दिया अमर पासवान। नाचे इस देश के पूरे दलितों पिछड़ों का सर उन्होंने उस दिन शर्म से परशुराम जयंती के दिन झुका दिया जिस दिन उन्होंने भूमिहारों से माफ़ी मांग ली।
नाचें अब भूमिहारों का वोट लेके। लेकिन जो सम्मान लालू प्रसाद जी का था, जो सम्मान लालू यादव जी का था, उस सम्मान को गिराने का काम, हम लोगों का नाक नीचे करने का काम तेजस्वी जी ने यह बोलकर किया है कि हम भूमिहारों से, उन्होंने जो माफ़ी मांगी है। हमारा समाज, हम लालू यादव हमारे नायक हैं। लालू यादव कभी नहीं झुके भूमिहारों के सामने। हमने भूमिहारों के सामने ताल ठोकना लालू यादव से सीखा है। तो इस बेशर्म, इसको कौन सिखाए, कौन समझाए इन लोगों को, तेजस्वी को, तेज प्रताप को, अखिलेश को, इन लोगों को कौन समझाए? इनको लगता है ब्राह्मण वोट देगा। अरे उनके सामने मनोज झा जैसे लोग इनके साथ हैं तो क्या दिक्कत? मनोज झा की समझ तो इनसे बेहतर है। आप देखिए कितना मज़ेदार है, मनोज झा की समझ तेजस्वी से ज़्यादा बेहतर है। ये अभी प्रोफेसर हैं तो। ये कौन सा मंदिर अभी घूम रहे थे तेजस्वी में? हाँ, बंगाल में। हाँ, ये काली मंदिर घूम रहे हैं। यहाँ हम लोगों का हक अधिकार जा रहा है। यहाँ निजीकरण करके तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचा जा रहा है। क्या इस जिस मंदिर में आप घूम रहे हैं, उस मंदिर की वजह से आप मुख्यमंत्री बने? या उस मंदिर में ये कहने से मिल जाएगा हम लोग का अधिकार? क्या उस मंदिर में कहने से हमारा आरक्षण बच जाएगा? अगर बच जाएगा तो इस देश का हर दलित पिछड़ा मंदिर में माथा टेकने के लिए तैयार है। जब इस देश में संविधान नहीं था, मंदिर तो था, तो तब तो हमारे ऊपर उत्पीड़न होता था। तब तो बिहार में भूमिहार हमें चढ़ने नहीं देते थे। उस समय तो मंदिर था। लेकिन जब संविधान आया, उसके बाद जो है संविधान की ताकत की वजह से लालू यादव जैसे नेताओं का आभार हुआ, रामविलास पासवान जी जैसे नेताओं का उभार हुआ, तब हम लोग जाकर जो है एक आदमी की श्रेणी में आए। तो सब ताकत संविधान ने दिया और तेजस्वी मंदिर माथा टेक रहे हैं। क्यों भैया, क्यों शर्मसार कर रहे हो? कुछ समझ में नहीं आता है तो घर में बैठो चुपचाप। क्यों हम लोगों की अखिलेश यादव तो घर में बैठते हैं, चुनाव में कल निकलते हैं। बिल्कुल, तभी तो ये हालत है। इनको सीधे सत्ता चाहिए, जनता से कोई मतलब नहीं है। जनता के अच्छा, बिहार में तेजस्वी यादव गलती किए हैं, कांग्रेस को 70 सीट देके खुद स्वीकार किए हैं। बिल्कुल सच्चाई। ठीक है, मुकेश सहनी को हटा के गलती किए हैं, मांझी जी को बेइज्जत करके गलती किए हैं। तो इन गलतियों को सुधारना था कि परशुराम जयंती मनाना था? नहीं, अब देखिए, जब पूरा ही रसातल में जाने का कोई सोच ले, हम आप कब तक सपोर्ट करते रहेंगे? हम लोग अगर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी को और तेज प्रताप जी का समर्थन आज भी करते हैं, वो हमारे भाई हैं, हमारे घर के हैं, हमारे समाज के हैं। अगर मैं आपके चैनल पे ऐसा कह रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैं चाहता हूँ नुकसान हो उनका। हम तो चाहते हैं कि तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। ये हमारा भी सपना, हमारी भी चाहत है। लेकिन जो लक्षण है, उस लक्षण के हिसाब से हम नहीं चाहेंगे कि मंदिर में माथा टेकने वाला कोई आदमी उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। अगर उस प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बने तो संविधान का माथा टेकने वाला आदमी मुख्यमंत्री बने। ये हम चाहते। भले ही कोई कितनी आलोचना करे, ट्रोल करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा जो स्टैंड है, यानी कि इस देश के अम्बेडकरवादियों का स्टैंड है कि संविधान के सामने माथा टेकने वाला आदमी, बाबा साहब के सामने माथा टेकने वाला आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने, इस देश का प्रधानमंत्री बने। तो हम लोगों को, इस देश के अम्बेडकरवादियों को यह पसंद नहीं आया कि तेजस्वी मंदिर में माथा टेक रहे हैं, भूमिहारों से माफ़ी मांग रहे हैं। चलिए, तो ओम सुधा जी का जो कुछ कहना है उस पर आपका क्या कहना है? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी बजा कीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।